यार, बिजनेस के इतने इतने यूनिक आइडियाज होते हैं। कभी कभी मेरे दिमाग में भी यही रहता है कि यार हमारे दिमाग में आइडिया क्या होता है, पर ये आइडिया तो और किसी के दिमाग में भी आ सकता है। तो हम ये आइडिया को क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ये रिजर्व हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, कि बस हमारे लिए रहे, हम इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल है कि हम अपने आइडिया को लंबे समय के लिए अपने साथ रख सकें या नहीं? हाँ जी, सो गाइस, हाल आज का हमारा टॉपिक है, इज ट्रेडमार्क अ सिंबल ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी और नॉट। मतलब कि जो ये ट्रेडमार्क होते हैं, छोटे छोटे से सिंबल, अभी आपको डिटेल में बताएगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है। तो ये क्या बेनिफिट करते हैं ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी मतलब कि ब्रांड की इमेज कह सकते हैं, या फिर एक तरह से पर्सनैलिटी कह सकते हैं ब्रांड की। एंड जो भी ब्रांड प्रॉमिस करते हैं अपने कस्टमर से कि वो फुलफिल करेंगे, वो हो पाता है कि नहीं, कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेडमार्क क्या होता है गाइस? ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि कोई भी यूनिक आइडिया, कोई भी यूनिक थिंग आपके दिमाग में अगर आई है, तो आप ये चाहते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिजर्व रहे। रिजर्व का मतलब कि आप उसे लंबे समय के लिए उस एक आइडिया पे काम कर सको। अब सपोज ऐसा होता है ना कि जब हम कोई एक आइडिया होता है उसको वर्क करना शुरू करते हैं, तो वो कॉपी कैट आता है। कॉपी कैट इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि वो आइडिया किसी और के भी दिमाग में आ जाए एंड कोई और सेम उस आइडिया को वर्कआउट कर दे आपसे पहले, एंड देन फिर आपने जितनी मेहनत करी होगी वो सारी वो चली जाएगी माइनस में, क्योंकि उसने उसकी रिजर्वेशन कर ली होगी। अगर उसने अपने आइडिया को रिजर्व कर लिया, तो फिर पहले ही दिमाग में आपके आइडिया आया हो, रिजर्वेशन एप्लीकेशन जिसका पहले आया होगा उसी को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। अब ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल बातचीत। अब गाइस समझते हैं कि ट्रेडमार्क की टाइप्स क्या होते हैं। देखो, बेसिकली यूं समझ लो कि ब्रांड को ना इमेज को लॉक कर देने वाला काम। मतलब इमेज को चलो ऊपर नीचे से ब्रांड के जो लोगो है, सिंबल है, इनको लॉक कर देना। लॉक इन द सेंस कि जैसे सपोज आपके दिमाग में टाइटन घड़ी का डिजाइन देखा, आपने सोचा कि चलो टाइटन घड़ी के डिजाइन आप यूज करके देख सकते हो। अगर आप इसे यूज करोगे तो आप उसे यूज चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे डिजाइन रिजर्व है, लोगों तक रिजर्व है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो यूज करके देख लो, आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको कॉमर्शियल पर्पसेस पे यूज कर रहे हो, कॉमर्शियल पर्पसेस का मतलब ये है कि आप उनको बिजनेस या एज एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करो, तो डेफिनेटली आपको या तो कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस आ जाएगा कि अरे मेरे भाई ये लोगो तो रिजर्व है, आपने कैसे यूज कर लिया। तो बेसिकली गाइस ऐसे वर्कआउट होता है। तो ये इसलिए किया जाता है, जैसे वो जो बहुत बड़े बड़े मेगा मेगा ब्रांड्स है ना, उनको अपना लोगो, अपनी आइडेंटिटी को रिजर्व रखना होता है, कि वो नहीं चाहते कि ये लोगो कोई और यूज करने से उन्होंने कितना टाइम लगाया था इस लोगों को बनाने में। अब एक लोगो, एक सिंबल सोचने में कितना समय लगता है, किसी को हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लगते हैं, किसको साल तक लग जाते हैं। तो उस ढंग से सोचो ना कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं करोगे, आपने तो उसमें साल की मेहनत लगाई, टाइम लगाया, पैसे लगाए, एंड वो किसी ने कॉपी करके सेम डिजाइन क्रिएट कर दिया, आप बोलोगे यू विल बी लाइक अरे मैंने उसको यूज कर रहा है एंड मेरा क्या है। तो बेसिकली इस तरह से हमें सोच समझ के चलना पड़ता है कि नहीं 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 बाबा, नहीं लेने का तो उतना रिस्क लो जितना अंडरस्टैंड कर सके। तो बेसिकली गाइस इसलिए रिजर्वेशन करी जाती है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना गाइस, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब इनके वैरायटी में टाइप्स हैं। जैसे सपोज कॉमनली जो हम ट्रेडमार्क देखते हैं ब्रांड्स और बिजनेसेस के लिए, वो टीएम, आर एंड एसएम है। टीएम का मतलब है नॉर्मली ट्रेडमार्क, जो कि रिजर्व होता है कि एक कंपनी की तरफ से, कि कंपनी अपना उस पर राइट होते हैं। अगर आप सपोज आर वाले जो लोगो होते हैं, आर होते हैं बेसिकली, देखो टीएम होता है छोटा सा टी एम लिख के सर्कल पर होता है, आर वाला होता है रिजर्व, आर का मतलब होता है रिजर्व। तो बेसिकली इतना छोटू सा लोगो होता है, एंड वो जिन जिन ब्रांड पे लगा होता है, आप उनका लोगो चाहकर भी यूज नहीं करते, ट्राई करके देख लेना अगर रिस्क उठाना चाहते हैं तो। क्योंकि जो टीएम होता है, टीएम का मतलब ही यही है कि उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके वो लोगो और वो आइडिया अपने लिए रिजर्व के लिए। पेटेंट नहीं करते वो, पेटेंट वाला अगर आप मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा जिसमें मैं बताता हूँ कि पेटेंट के टाइप का बेनिफिट क्या होता है, वो जाकर भी देख सकते हैं। सो बेसिकली गाइस अभी हम बात करेंगे ट्रेडमार्क की।
अब यहाँ पे ये चीज समझ के देखो गाइस कि अगर अगर वो टीएम एंड आर वाले आपने लोगो या सिंबल या स्लोगन को यूज करने की कोशिश करी तो उससे आपको लीगल एक्शन फेस आउट करने पड़ सकते हैं या फिर इश्यूज फेस आउट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऑफिशियली जो गवर्नमेंट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आर होता है वो यूएसपीटीओ के अराउंड रजिस्ट्रेशन होती है। यूएसपीटीओ का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली वो वहां की गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की। इंडिया की गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अगर आपको इंडस्ट्रियल बेस में कोई ट्रेडमार्क लोगो चाहिए तो बेसिकली गवर्नमेंट का लोगो का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या वो आइटम वो वेरीफाइड है, लीगलाइज है, आप उसको कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आईएसआई का मार्क होता है इंडियन स्टैंडर्ड का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो बेसिकली ये इसलिए होता है आईएसआई का मार्क। जैसे आपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट देखे ना, कुकवेयर हो गए, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे आईएसआई का मार्क आप देखते हो, या आईएसओ का मार्क देखते हो। इस तरह से वैरायटी ऑफ मार्क्स होते हैं। एग्मा बेसिकली होता है एग्रीकल्चर बेस के लिए एक स्पेशल मार्क होता है, ट्रेडमार्क सिंबल होता है। इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लीगलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से बीआईएस का हॉलमार्क होता है, बीआईएस होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो बेसिकली जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उनपे बीआईएस का मार्क देखने को मिलता है आपको। एंड एक स्पेशल मार्क होता है एफपीओ का, जो फूड प्रोडक्ट्स के बेवरेजेस का देखने को मिलेगा एफपीओ का मार्क। एंड इनके एफसीसीआई का मार्क होता है, जो फैक्टरीज के लिए फूड के रिजर्वेशन के लिए रखा होता है मार्क। तो बेसिकली उनका मतलब ये है कि फूड परफेक्टली वैलिड है, जिसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, केमिकल फ्री एंड एक्स्ट्रा वो सब। बाकी जितने केमिकल्स वगैरह उसमें होते हैं तो उसकी लिस्ट अगर आप कभी ध्यान से देखो तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इसमें इतनी क्वांटिटी में सॉलिड है, इतनी क्वांटिटी में इसमें कार्बोनेट है, कैल्शियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी जो लिस्टिंग होगी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें यूटिलाइज है, क्या क्या चीजें यूज है, कितनी क्वांटिटी में यूज है, कितनी क्वांटिटी में यूज नहीं है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, कोल्ड ड्रिंक्स में कितना केमिकल यूज है, कितना नहीं है, वो सारा वहां लिखा होगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। पर वही बात है कि कस्टमर जो होते हैं वो इतना इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दे जस्ट कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड दे जस्ट वांट टू नो दैट कि वो प्रोडक्ट कितना मार्केटाइज है, कितना फेमस है। बेसिकली गाइस जो प्रोडक्ट ज्यादा फेमस होगा कस्टमर वो यूज करता है। कस्टमर इतना डीपली नहीं देखता है क्योंकि आईएसआई का मार्केट ये सब की इंफॉर्मेशन तो बेसिकली अगर आप वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होती है। अगर नॉर्मली तो यू कैन यूज एनी प्रोडक्ट्स। अब देखो एक स्पेशल मार्क होता है ग्रीन कलर का मार्क। ग्रीन कलर का मार्क होता है ऐसे बॉक्स करके, ग्रीन कलर का मार्क होता है छोटू सा, उसका मतलब होता है कि खाना वेजिटेरियन है। एंड सेम उसका ऑपोजिट होगा रेड कलर का या ब्राउन कलर का डॉट, जो कि ग्रीन कलर का डॉट होता है ना, उसका मतलब होता है प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेज। एंड अगर उसी बॉक्स के अंदर एक सर्कल में ब्राउन या रेड कलर का डॉट होगा उसका मतलब है प्योरली नॉन वेजिटेरियन। तो बेसिकली गाइस ये डिवीजन में डालते हैं कि अगर सपोज हमें नहीं पता चलता कि फूड वेज है कि नॉन वेज है तो ये सिंबल लगा होता है, उससे हमें पता चलता है सही वेज है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोडक्ट्स है उनकी चेकिंग की जाती है, उनको टेस्टिंग की जाती है, उनको सब कुछ प्रोसेस में किया जाता है, उसके बाद ये मार्क दिए जाते हैं। ये जो भी सिंबल होते हैं ट्रेडमार्क, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं, तभी दिए जाते हैं जब वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग एंड उसकी चेकिंग वगैरह करके पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट पूरी तरह से लीगलाइज्ड है कस्टमर के लिए या फिर जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके लिए ये मतलब उनके लिए ज्यादा हजारियत नहीं है या फिर कोई इसका इशू नहीं है। अब इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के ट्रेडमार्क देखने को मिलते हैं। जो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल होते हैं उनके लिए भी अलग ट्रेडमार्क होते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं। अब ये जो ट्रेडमार्क है की रिजर्वेशन करी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पहले से ही रिजर्व करके रखा होता है ताकि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए उन पे इन ट्रेडमार्क का यूटिलाइजेशन करी जा सके। सेम इसी तरह से बिजनेसेस एंड स्टार्टअप करते हैं ताकि अपने ट्रेडमार्क को रिजर्व कर लेते ताकि वो इसको कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए नॉर्मल मार्केट में यूटिलाइज कर सके या नॉर्मल मार्केट में लॉन्च कर सके। अदरवाइज तो क्या करें, अगर आप इसको बिना ट्रेडमार्क रिजर्वेशन के करोगे तो फिर क्या होगा, कॉपी हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट कॉपी हो जाएगा फिर उसका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो आईएसआई का मार्क जो है वो कॉपी नहीं हो सकता। चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो आपको लगेगा आईएसआई या आईएसआई मार्क आप कॉपी कर लोगे, करके देख लो, बेसिकली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मार्क है तो वो
पता चल जाएगा कि वो उस पर स्पेशल सील होती है, स्पेशल कलरिंग होती है जो कि कॉपी नहीं की जाती, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अराउंड ही रजिस्टर्ड होती है कि उसमें कौन सा कलर यूज होगा। अब जरा सोच के देखो कि ट्रेडमार्क रिजर्वेशन का फायदा क्या है। ये फायदा है कि आपने जिस लोगो या जिस कलर को रिजर्व कर दिया अपने लोगों में, वो सेम कलर भी कोई यूज नहीं कर सकता। इतना बेनिफिट है कि सेम कलर तक यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लोगो डिजाइन करना है अपने बिजनेस के लिए, उसे डिफरेंट कलर वेरिएशन तक लेना पड़ेगा, डिफरेंट डिजाइन सोचना पड़ेगा, इवन इवन उसका जो सिंबल होगा वो भी डिफरेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरिटी होगी तो इश्यूज हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कलर वेरिएशन भी आपको डालना पड़ सकता है सिंबल में। तो बेसिकली अगर आप सोचते हो कि ट्रेडमार्क करने का क्या बेनिफिट है, ट्रेडमार्क करने का ये बेनिफिट है कलर तक भी सेम यूज हो सकता है, कलर के भी वेरिएट डालने पड़ेंगे, अदरवाइज सेम हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा तो क्या, जैसे गूगल का लोगो है, गूगल का लोगो का रिजल्ट गूगल का लोगो सेम टू सेम आप नहीं यूज कर पाओगे, आपको कलर वेरिएट डालना पड़ेगा, सेम उसका सिंबल में भी वेरिएशन डालना पड़ेगा अगर आप कोई ऐप लॉन्च करना है, कुछ लॉन्च करना है। अदरवाइज छोटे लेवल पे तो इन द इट डजंट मतलब बिकम अ बिग थिंग, बट बिगर लेवल पे चैलेंजिंग था। तो बेसिकली इसी कारण से जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये अपने नेम रिजर्वेशन, ट्रेडमार्क रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। बेसिकली इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ इंडिया में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको इसका आराम से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा, एंड जितना भी अमाउंट आप इसको पे करके, इसमें टाइम जरूर लगता है, मतलब एप्लीकेशन तो आप चाहे तो 1 या 2 दिन के अंदर फुलफिल कर सकते हो, बट ट्रेडमार्क रिजर्वेशन होने में मिनिमम 18 महीने से 24 महीने लग जाते हैं, जो कि बेसिकली 2 साल का समय है, क्योंकि 12 महीने का 1 साल हो गया। 12 months is equal to 1 year and 24 months is equal to 12 to 24, तो बेसिकली इट्स अ 2 year प्रोसेस। 2 ईयर कह लो या फिर 1.5 ईयर कह लो, मतलब 1.5 साल से 2 साल का प्रोसेस लगता है रिजर्वेशन में लोगों की, किसी भी टाइप का लोगों को अगर आपको रिजर्व करना है, ट्रेडमार्क को रिजर्व करना है, उसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो आप बोलोगे ये लास्ट कि मतलब ये कितने समय तक आपके साथ रह सकता है, तो ये लोगों आपके साथ 10 साल तक रह सकता है, एंड 10 साल के बाद आपको इसे दोबारा से रिन्यू करना। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ माइंड, जैसे टिकट रिजर्वेशन नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने सिनेमा घर में फिल्म देखने जाएगा, आपने टिकट रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन टिकट बुकिंग, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पेटीएम हो गया एंड ये बुक माई शो। तो इन पे क्या करता है, आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने जाना है, आपने एडवांस बुकिंग, आजकल एडवांस बुकिंग बहुत चलती है ना, तो एडवांस बुकिंग वही है गाइस कि आपने अपनी टिकट मतलब कि सीट को रिजर्व करना है, तो आपने अमाउंट पे किया उसके लिए ऑनलाइन, एंड उसमें सीट को सिलेक्ट किया कि मुझे ये वाली सीट चाहिए ताकि एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके ना सिनेमा घर में, तो आपने वो सिलेक्ट किया एंड पे करके, एंड वो सीट कांग्रेचुलेशन आपकी रिजर्व हो जाती है, ऐसे करके मैसेज आता है। फिर वो टिकट आपके पास ऑनलाइन फॉर्म में होती है, आप जब थिएटर में जाते हो, जिस दिन भी आपका शो होता है वो टिकट दिखाते हो, आप जा। सेम इसी तरह से फ्लाइट की रिजर्वेशन होती है, फ्लाइट टिकट बुकिंग भी ऐसी होती है, ऑनलाइन आपको सीट रिजर्व करनी होती है, कौन सी सीट चाहिए, क्योंकि सीट फुलफिल होने की रहती है, एक बार फुलफिल हो गई सारी सीट तो फिर आपके लिए, अगर आपको उसी फ्लाइट से जाना है एंड आपको अर्जेंसी है, तो आपको अर्जेंसी में बहुत इश्यूज आते हैं, इसीलिए टाइम से पहले रिजर्वेशन कर लेते हैं ताकि सीट्स ना फुलफिल हो जाए, क्योंकि अगर सीट्स फुलफिल हो गए तो फिर बड़ा इशू है। सेम ट्रेन ही होता है। आप बोलोगे इनविटिंग रिजर्वेशन का एग्जांपल देखिए क्या बेनिफिट है, इनका बेनिफिट ये है गाइस, इसी तरह से ट्रेडमार्क रिजर्वेशन भी होती है, जितनी जल्दी हो सके हम अपने लोगों को रिजर्व करें उतना ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि देखो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 8.1 बिलियन, तो 800 करोड़ लोगों में से 800 साढ़े 800 करोड़ लोगों में से किसके दिमाग में सेम आइडिया हमारे वाला आ जाए, या सेम लोगो या ट्रेडमार्क आ जाए, यू नेवर नो। तो बेसिकली इसीलिए ट्रेडमार्क का रिजर्वेशन कर लिया जाते हैं कि भाई मैं ट्रेडमार्क रिजर्वेशन कर लेता हूं, कहीं पता चला वो फिर किसी के और के दिमाग में आइडिया आ गया, फिर वो भी सेम इसी लोगो और ट्रेडमार्क पे रजिस्टर कर देगा, तो फिर तो इश्यू हो जाएगा ना आपके। तो बेसिकली इसी कारण से इसको प्लान किया जाता है कि आप जो लोगो है, जो भी आइडियोलॉजी है आपके ब्रांड और बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी के लिए आप प्लान करते हो वो किस ढंग से करनी है, क्योंकि देखो आइडिया जो है वो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही आएगा, लेकिन सेम ट्रेडमार्क के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मतलब ब्रांड आइडिया यूनिक हो
तो भी काम चलता है, वो तो है नो, बट ट्रेडमार्क ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो देखो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, उनके लोगो रिजर्व है, उनके ट्रेडमार्क रिजर्वेशन कंप्लीटली पहले से हो चुका है। तो उससे उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनकी प्रमोशन आराम से होती है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो ध्यान से, हाँ देख रहे हो, दिख रहा है आपको, टीएम, टीएम का मतलब है ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ये जो कैमल का लोगो है रिजर्व है, इसको चाह भी कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसे किसी ने यूज किया तो उस पर इश्यूज हो सकते हैं बाबा। इस तरह से आपको रिजर्वेशन करनी होती है कि ये लोगो, ये कलर, ये डिजाइन, इवन उसमें जो सिंबल है या उसमें जो आइडेंटिटी बना है, आइडेंटिटी तक बनी हुई है, एरो बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, कोई अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि अल्फाबेट है, कोई न्यूमेरिक नंबर है, या कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या फिर कोई कह सकते हो एक इमेज ह्यूमन का यूज किया जा रखा है कि ह्यूमन डिजाइन या कोई ड्राइंग है, वो तक रिजर्व है, क्योंकि वो सेम टू सेम कोई यूज कर ही नहीं सकता। आप जैसे सपोज एग्जांपल तो लेते हैं पार्ले जी का बिस्किट, तो पार्ले जी का जो लोगो है वो रिजर्व है। तो पार्ले जी के लोगो पे एक लड़की है जो एक आइडेंटिटी आपने देखी होगी, सेम निर्मा वॉशिंग पाउडर जो पहले आते थे, उस पे ही एक लड़की की इमेज रिजर्व है। तो बेसिकली वो लोगो था जो कि वो जो कंपनी है, जो भी उसका ओनर है, उन्होंने शायद अपनी फैमिली में किसी में भी, शायद अपनी फैमिली में जो भी उनके रिलेटिव होंगे, उनके जो फैमिली मेंबर होंगे, उनका किसी का रिजर्वेशन डिजाइन उसने क्रिएट किया है ना। आप जस्ट इमेजिन करो उस बेस पे उन्होंने कितनी तगड़ी मार्केटिंग करी है पार्ले जी की। पार्ले जी के बिस्किट पे जी माने जीनियस। तो बेसिकली वो जो उसमें आइडेंटिटी बनी हुई है ना, गबलिश आइडेंटिटी, वो रिजर्व है। एंड सेम इसमें वैसे जो फ्रूटी का लोगो है, फ्रूटी का लोगो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, फ्रूटी के लोगो में ग्रीन कलर के ऐसे पत्ते हैं, फ्रूटी लिखा हुआ है, सिंपल। सेम माजा का लोगो MAAZA, माजा, तो ये लोगो भी रिजर्व है। अब इधर कोका कोला का, कोका कोला का सबसे पुराना लोगो है, कोका कोला का लोगो ही रिजर्व है। आई थिंक वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कोका कोला आई थिंक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से है, मतलब आप समझो जब इंडिया में, आई थिंक इंडिया आता 1947 में, हाँ 1947 में हुआ था। उससे पहले आई थिंक कोका कोला विदेश में थी। आई थिंक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया 18th सेंचुरी के टाइम पे, मे बी शायद आई थिंक 1888 में, 1890 के टाइम पे तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो तब आई थिंक कोका कोला तब मार्केट में आया था वहां पे फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में तो बहुत लेट आया था। इंडिया में आई थिंक 1990s के टाइम पे आया था कोका कोला। एंड उसके बाद से और ब्रांड्स आए थे। कोका कोला के आगे से पहले आई थिंक एक कंपनी और थी, मुझे याद है, कैंपा करके, कैंपा कैंपस करके, जो कोल्ड ड्रिंक्स सेल करती थी। अब नहीं है ना वो कैंपा कोला करके, शायद अवेलेबल होगी, बट फिर भी गाइस कोका कोला ज्यादा फेमस है। अब देखो ये क्या है, उन्होंने कोका कोला ने अपनी इतनी तगड़ी मार्केटिंग करी, उनका लोगो भी रिजर्व है, उनका डिजाइन तो ले ही नहीं सकते। जैसे स्प्राइट है, स्प्राइट का लोगो भी रिजर्व है। इसी तरह से और एग्जांपल फैंटा का लोगो, फैंटा चल रहा है ना, फैंटा का लोगो भी रिजर्व है। एंड और कुछ बड़े ब्रांड है, एप्पल का वो हार्ट शेप एप्पल आज तक रिजर्व है। मतलब सोच के देखो कि एप्पल के जो इतना सिंपल सा लोगो, आप सोचोगे कि इसमें क्या है, तो मैं यूज कर देख लो, पता चल जाएगा। एप्पल का लोगो तो रिजर्व है। उसमें जो सेब है, सेब भी रिजर्व है कि सेब आधा खाया हुआ रिजर्व है। एंड उसका मतलब क्या है, उस आधे खाए हुए सेब को सॉरी, आधे खाए हुए सेब को कोई भी देखेगा क्या बोलेगा, अरे तो एप्पल का प्रोडक्ट है ना, है ना। तो इस तरह से मार्केटिंग करी जाती है। जब आप ये सोच के देखो कि ट्रेडमार्क का आपको इतना बेनिफिट है कि आपकी मार्केटिंग थोड़े ज्यादा कर सकते हो। तो एप्पल का लोगो रिजर्व है। अब कोई भी वो एप्पल का आधा खाया हुआ चीज देखेगा, वो बोलेगा ये एप्पल का प्रोडक्ट तो नहीं है। अब इधर टोयोटो है, टोयोटो का भी लोगो रिजर्व है। एंड चैवरलेट है, चैवरलेट जो कार कंपनी, उसका A+ का सिंबल है, ये भी रिजर्व है। इसी तरह से अलग-अलग आइडेंटिटी के रिजर्व सिंबल है। यही सिंबल उनकी ब्रांड इमेज बन जाते हैं, यही सिंबल उनको एक नई पहचान देते हैं। तो ये समझ लो कि ट्रेडमार्क आपकी पहचान बन सकता है ब्रांड की। एंड उसको देख के ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है कस्टमर के साथ, कस्टमर पैसा लग सकता है। नहीं यार ये ब्रांड तो रिजर्व है, क्या पता ये हमें बेनिफिट दे दे। जैसे IRCTC का लोगो है जो इंडियन
रेलवे एसोसिएशन है, उनके लोगो रिजर्व है। इन्हीं तरह से अलग अलग ब्रांड्स और बिजनेस के लोगो रिजर्व करते हैं। सी लोगो आई थिंक कॉपीराइट का लोगो होता है, जो कि आई थिंक अगर आप ऑडियो या कोई यूट्यूब पे वीडियो यूज करते हैं तो वहां पे आता है सीसी का लोगो, क्रिएटिव राइट्स का, क्रिएटिव कॉमन राइट्स। तो सीसी और सी में फर्क यह है कि सी का मतलब है कॉपीराइट एंड सीसी का मतलब है क्रिएटिव कॉमन राइट्स, जो कि बेसिकली आई थिंक अवेलेबल होता है यूट्यूब में। आई थिंक अगर आप वीडियोस अपलोड का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि सीसी का लोगो कॉपीराइट का स्ट्राइक का उसका एक अलग वेरिएंट है। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि आप इसका ऑडियो या किसी का वीडियो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक यूज करते हो, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट यूज करते हो तो आपको कॉपीराइट मिलता है, सीसी मिलता है। तो बेसिकली वो एक लीगल यूजर कर सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन थिंकिंग, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेस है। इट कुड टेक अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम एज सिंपल एज दैट। तो बस इसी कारण से गाइस बड़े बड़े ब्रांड्स अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, इसी कारण से वो रिजर्वेशन करने के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं, ताकि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस चीज को मार्केटिंग के लिए एंड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सके। क्योंकि बाद में फिर अगर देखो, अगर लोगों को रिजर्वेशन नहीं होगी या फिर ट्रेडमार्क नहीं होगा तो फिर उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने में जितना अमाउंट लग जाएगा फिर उसके बाद उसकी ट्रेडमार्क के लिए उतना एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ सकता है। इसी कारण से जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दे एप्लीकेशन उसमें डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एप्लीकेशन कंप्लीशन में आई थिंक जितना मैंने बताया था 1.5 से 2 साल का समय लगता है। लेकिन जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो 10 साल के लिए रह जाता है, तो फिर टेंशन खत्म। तो इट्स लाइक you can use that identity, that symbol, that color variant, that object for almost 10 years. तो 10 years के आप उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करके जितना चाहे उतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हो। क्या पता आपका छोटा ब्रांड जो भी रिजर्व हो चुका है वो मेगा ब्रांड भी बन सकता है, क्योंकि जो मेगा बिजनेस सुपर टाइकून कंपनीज होती है ना, तो दे डज दिस काइंड ऑफ एन रिजर्वेशन प्रोसेस। एंड इसको फास्ट प्रोसेस में तो देखो गवर्नमेंटल प्रोसेस जितने भी होते हैं ना दे टेक टाइम, इसीलिए इसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है। क्योंकि देखो क्या होता है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे उसकी रिसर्च करती है, ठीक है, एप्लीकेशन तो आपने डाल दिया, एप्लीकेशन डालने के बाद गवर्नमेंटल भी तो अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं कि लोगों रिजर्व होने के बाद कहीं भी कोई भी कभी भी यूज ना कर सके ऑलमोस्ट 10 ईयर तक। तो इसी कारण से वो उसमें टाइम लेते हैं। लेकिन जिस चीज में टाइम लगता है तो बाद में लंबे समय के लिए चलती है। आप देखो, अब बोलोगे 10 साल के बाद क्या, 10 साल बाद रिन्यू करवा लो, कितना टाइम में जैसे पासपोर्ट बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, लेकिन उसे रिन्यू कराना पड़ता है ना हर 5 साल 10 साल से। गवर्नमेंट है हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट को चेंज होना पड़ता है। गवर्नमेंट चेंज होने के लिए इलेक्शन होते हैं, क्यों, इसलिए होते हैं ना कि नए और गवर्नमेंट को मौका मिल सके। तो इट्स द काइंड ऑफ थिंग कि अगर आपने जो लोअर रिजर्वेशन कर रखी है एंड आपने उसके 10 साल का टाइम पीरियड के बाद भी यूज कर सकते, तो उसके बाद गारंटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने 10 साल के बाद उसकी रिजर्वेशन नहीं करी उसकी कोई कॉपी बनाएगा कि नहीं। किसी ने कॉपी बना के रिजर्वेशन कर ली तो आप क्या फिर बस। इसी कारण से गाइस इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर 10 साल के बाद उसे रिन्यू करना है, ताकि वो रिजर्व रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब बोलोगे कोका-कोला का लोगो 100 साल से कहते रिजर्व 100 भी नहीं आती, उससे कुछ ज्यादा ही होंगे। क्यों, क्योंकि यार उन्होंने हर 10 साल के बाद इसकी रिजर्वेशन करी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग तो 10 इयर्स का गैप है। बाकी आउटसाइड कंट्रीज में भी आई थिंक 10 इयर्स का ही होना चाहिए। बाकी इट डिपेंड्स कि मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और वहां पे जब गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग से आई थिंक उन्होंने अपना टाइम पीरियड पे रिन्यू हर टाइम पे उसे रिन्यू करते रहे होंगे। तभी यार 100 साल से ऊपर का लोगो चल रहा है। अदरवाइज वो लोगो अभी तक कॉपी तो नहीं हो पाया। इवन उनकी जो रेसिपी है वो तक आई थिंक एक तिजोरी पता नहीं एक अजीब सी बहुत बड़ी सी वो है ना तिजोरी टाइप ही कह लो, जो जिसमें उसका रेसिपी रिजर्व है। आज तक कोई नहीं जानता है कि कोका-कोला की रेसिपी क्या है। आई थिंक तो 100 भी नहीं 125 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस तरह से दे रिजर्व इवन देयर रेसिपी एज वेल। ये तो मैं सिर्फ एक बेवरेज कंपनी की बात करूं। वैरायटी ऑफ थिंग्स में हम वेरिएशन डाल सकते हैं, उसके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आइडिया रिजर्वेशन होते हैं, पेटेंट जो मैंने पॉडकास्ट में आपने बताया था पेटेंट का बेनिफिट करता है। पेटेंट का बेनिफिट यही होता है गाइस कि आपका आइडिया 20 साल के लिए रिजर्व रहते हैं, मतलब ट्रेडमार्क तो सिर्फ 10 साल के लिए।
बट पेटेंट 20 साल तक रहते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडमार्क में क्या है कि लोगो है, डिजाइन है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो पेटेंट है ना उसमें प्रोटोटाइप तक बनाना पड़ता है, तो उसका जो मॉडल है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमेशन होती है। बट वो भी सेम इसी तरह से अगर वो भी हो जाए तो 20 साल पे आपके पास पेटेंट रहता है। सेम ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क 10 साल के रहते हैं, बट जितना आप यूनिक डिजाइन सोचोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। मतलब बेसिकली मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कूल फन की या फिर अजीब सा सोच लो, सिंपल, जितना ज्यादा आपका डिजाइन सिंपल रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब देखो जैसे सपोज गूगल का डिजाइन है, गूगल का डिजाइन देखो कितना सिंपल है, GOOGL, गूगल, कुछ भी करना गूगल करो, जी सिंबल उन्होंने अपना हाईलाइट कर दिया, जी माने जीनियस। इस तरह से अलग अलग स्लोगन भी चल करते हैं बीच में, इसी तरह से अलग अलग ब्रांड यूनिक आइडिया के लिए ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उनके लिए टीम को मतलब बेसिकली टीम होती है, बहुत बड़ी टीम, उनसे पूछते हैं कि कैसा लोगो हमें डिजाइन करना चाहिए, कि अगर आपको अपना लोगो अपडेट भी कराना चाहिए, बेसिकली रिन्यू करना पड़ता है ना 10 साल में ट्रेडमार्क को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अपडेट कर, अपडेट इन द सेंस जैसे मोबाइल के ऐप्स में, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाओगे, ऐप को अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करने से क्या होता है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सेम जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो अपने ट्रेडमार्क और लोगों को अपडेट करते हैं, 10 साल के बाद उन्हें अपडेट करना होता है ना रिन्यू के लिए, तो उसमें कुछ नया डाल देते हैं ताकि वो कुछ और डिफरेंट देखने को मिले। मतलब बेसिकली रहेगा तो लोगों को बस थोड़ा सा इतना 1% या 0.1% का चेंज ले आते हैं उसमें, ताकि वो जब रिन्यू हो तो वो सेम ना रहे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जरा सा डिफरेंस, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंट रहेगा उतना अच्छा है। फिर अगर सेम लोगों को सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड है, तो उसको आगे रिन्यू करना है तो उसमें जरा से चेंजेस डालने पड़ेंगे ताकि वो दोबारा से हो सके। क्योंकि ऐसा होता है डिजाइन तो बना दिया लोगों का, बट आप उसमें जरा जरा से चेंजेस लाने पड़े। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को बहुत ध्यान से देखोगे ना, उसमें 0.1% के चेंजेस होंगे, क्या पर उसके कलर में चेंजेस होंगे, उसके फ्लो में चेंजेस हो जाए, उसके ऊपर जो फिनिशिंग है उसमें चेंजेस होते हैं। या बोलोगे पीढ़ी ये तो इतना ध्यान से देखते हो, तो इतना ध्यान से करना पड़ता है ना कंपनीज को, क्योंकि उन्हें जब लोगों अपडेट करना होता है, उनकी रिजर्वेशन को रिन्यू करना, तो उनमें कुछ ना कुछ 0.1% के भी चेंजेस। आजकल तो एआई है, तो एआई से तो और भी ज्यादा आसान हो गया चेंजेस को परखना, क्योंकि एआई स्कैन करके उसकी डिटेलिंग से बता सकती है ये लोगों में रिजर्वेशन है कि नहीं, ये रिन्यू हो सकता है कि नहीं। अब देखो एआई का इतना बेनिफिट है कि अगर हम अच्छी तरह से मतलब प्रोफेशनल एआई आ जाए, एक बार अभी जो वीक एआई चल रहा है, तो धीरे धीरे एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड में है एआई रेवोल्यूशन, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब प्रॉपर एक एआई रेवोल्यूशन आ जाएगा तब लोगो रिजर्वेशन, पेटेंट रिजर्वेशन, आइडिया रिजर्वेशन, इन सब के लिए प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा, जब मैजिक एआई ये सब कितनी आराम से कर सकती है। अब उसके लिए मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट में बनाने वाला कि एआई हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, इसके सेपरेट पॉडकास्ट है, क्योंकि एआई का टॉपिक बहुत 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 वास्ट टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि आई थिंक उसमें सारी चीजें बताने को, क्योंकि एआई बेसिकली यार इतनी चीजों में आ सकता है, आप इमेजिनेशन से भी जाते हैं, तो इट्स अ बिगर अभी बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क की। अब देखो ट्रेडमार्क का बेनिफिट ये भी हो सकता है गाइस, जैसे एआई की कंपनी है ना ये अपनी चैट जीपीटी, इनका लोगो रिजर्व्ड है, ओपन एआई इनका लोगो रिजर्व्ड है, सैमसंग कह लो इनका लोगो रिजर्व्ड है, सैमसंग का लोगो है करके सैमसंग, एंड इसी तरह से वर्लपूल का भी लोगो रिजर्व्ड है। वर्लपूल आई थिंक बहुत पहले फ्रिज आते थे एंड उनके फ्रिज बहुत चलते थे, वर्लपूल अगर आप मतलब ओल्ड टाइम में जानते होंगे, वो फ्रिज 2005 के टाइम पे चलते थे। अभी तो आई थिंक नॉर्मल एलजी के फ्रिज चलते हैं, एलजी मतलब लाइट एंड और भी इंडियन क्या रेफ्रिजरेशन में एलजी के ज्यादा चलते हैं। टीवी में तो आई थिंक एमआई के टीवी भी आ चुके हैं गाइस, सैमसंग के टीवी तो चलते चलते थे, एमआई के टीवी, रियलमी के टीवी, मतलब जो मोबाइल एंड्रॉइड कंपनीज जो मोबाइल को डिजाइन करते हैं, दे हैव आल्सो लॉन्च देयर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी वगैरह बता दिए। अब गाड़ी पर इमेजिन करो, एप्पल का गाड़ी कभी देखी ना आपने, गाड़ियों में आपने वॉल्क्सवैगन देखी होगी, फरारी देखी होगी, शेवरलेट देखी होगी या एस्ट्रो मार्टिन देखी होगी, लग्जरी कार की बात करो।
एंड रोल्स रॉयस को कौन भूल सकता है, तो ये है लैम्बोर्गिनी। तो इनके वेरिएंट में अगर आप सोचते देखो लैम्बोर्गिनी अपना फोन निकाले कितना अलग लगेगा। मतलब लैम्बोर्गिनी का आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी एक लग्जरी कार है, उसका फोन आ जाएगा, उसका आए लैम्बोर्गिनी का फोन नहीं अलग फील आएगा। इसी तरह से आप सोच के देखो एप्पल अपनी गाड़ी निकालता है, सोचिए एप्पल की कार कब आई, एप्पल की कार कब आई थी नहीं। इसी तरह से उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। फिलिप्स है, फिलिप्स कंपनी का हमें पता है कि वो डिजाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं, वो अचानक से कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दे, फिलिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो आपको कैसे लगेगा फिलिप्स तो बस सुने हमने फिलिप्स कोल्ड ड्रिंक थोड़ा अलग लगेगा। अब इसी तरह से सोच के देखो फ्रूटी है, फ्रूटी की बेवरेज है, अब फ्रूटी फोन आ जाए तो कैसा लगेगा, फ्रूटी का फोन है, ऐसा ऐसा लगेगा ना आपको कितना अलग सा सुनने में। जब मुझे क्या सुनने वाला लग रहा है आप जब सोचो टाइटन की घड़ियां फेमस है, इसी तरह से टाइटन के फूड बेवरेजेस आते हैं, टाइटन फूड बेवरेजेस। तो आप सोचोगे घड़ियां फेमस थी ना, ये फूड बेवरेजेस कब आ गए। इसी तरह से वर्कआउट होता है। अमेज़न में आपको कर रहे हैं ना अपने आपको क्या मतलब वैरायटी ऑफ चीजों में डाल रहे हैं। इस तरह से एसेस है, एसेस कंपनी के आपने लैपटॉप देखे होंगे, फोन देखे होंगे। अब अचानक से एसेस अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दे, एसेस कोल्ड ड्रिंक तो आपको लगेगा एसेस की कोल्ड ड्रिंक की है। एसेस का तो पता है कि लैपटॉप्स होते हैं, इसी तरह से एचपी के भी लैपटॉप्स हैं एलियन वेयर करके। इन्हीं के अगर और किसी डिफरेंट वैरायटी का ट्राई करोगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि इन्होंने अपनी ट्रेडमार्क, अपनी ब्रांड इमेज, अपनी आइडेंटिटी, अपनी एंटिटी इस तरह से क्रिएट की है कि वो उस एक सेम कैटेगरी में, सिंगल कैटेगरी में वो अपने आप को परफेक्ट बना चुके हैं। वही सेम कैटेगरी की बजाय अगर वो सेकंड कैटेगरी में वर्कआउट करेंगे तो ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अलग लगेगा, सुनने में कुछ यूनिक डिफरेंट लगेगा, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कई सालों से उनको उसी आइडेंटिटी में, उसी एक कैटेगरी में देखा है। वो अपनी वैरायटी ऑफ कैटेगरी जब लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एक कस्टमर के लिए या ऑडियंस के लिए एक नई चीज होगी कि अरे इनकी ब्रांड इमेज तो एक ही चीज में चलते थे, अचानक से दूसरी चीज में ट्राई करने लगे, हाँ ये तो मतलब कुछ नया है, थोड़ा अजीब लगेगा जरूर बट ये कुछ नया। जैसे सैमसंग है, सैमसंग के फोन है, सैमसंग कार निकालना लॉन्च कर दे, सैमसंग कार। अब लगेगा सैमसंग की कार कब आई, हमने तो आज सैमसंग के फोन सुने। सेम नोकिया है, नोकिया के आपने फोन सुने, नोकिया 3310 सबसे पुराना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोन है, वो अपनी गाड़ी लॉन्च कर दे, ऑटोमोबाइल लॉन्च कर दे, कितना अलग लगेगा सुनने में। इस तरह से टाटा, अब टाटा का ऐसे कि टाटा का सबको पता है टाटा हर चीज में अवेलेबल है। टाटा के बेवरेजेस मतलब बेवरेजेस में तो आई डोंट थिंक सो होगा बट हाँ फूड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है टाटा के वेराइटी ऑफ। एक्शन गाड़ियां तो टाटा की है ही और फिर सी बात है ना, गाड़ियां तो एक ही रहेंगी। तो इस तरह से अलग अलग चीजें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। होंडा कंपनी है, हुंडई कंपनी है, ठीक है। एंड स्प्लेंडर का जो ये स्प्लेंडर भी अपने आप में एक होंडा का ही ब्रांड है ना, होंडा के ब्रांड है स्प्लेंडर भी। एक और बजाज कंपनी का आई थिंक कितनी वेरिएंट है। बजाज कंपनी में आई थिंक आपने ऑटोमोबाइल में तो देखा होगा इंजन वगैरह की। बजाज की बाइक्स हैं, बजाज की गाड़ियां हैं कि आई हैव नो रिमेंबर। बजाज की बाइक्स हैं, बजाज के आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं एंड फूड के आइटम्स हैं, कुकवेयर आइटम्स में तो आई डोंट थिंक सो है। मतलब मिक्सी वगैरह मैंने सुनी है, उसमें कुकिंग में जो ये यूज होते हैं यूटेंसिल्स, उसमें प्रेस्टीज सबसे ज्यादा चलता है। प्रेस्टीज कंपनी के गाइस आपने सुने होंगे, कुकवेयर कितने ज्यादा फेमस है। इसी तरह से अब जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ ब्रांड्स में ढूंढोगे उतने मिलेगा। जैसे पेंसिल में अप्सरा पेंसिल, बहुत नटराज पेंसिल पहले बहुत चलती थी, आजकल तो डॉम्स की पेंसिल ज्यादा चलती है। ब्रांड्स अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। पहले अप्सरा और नटराज की पेंसिलें बहुत चलती थी, शायद अभी भी चलती है, यू नेवर नो, बट डॉम्स नहीं है। तो इस तरह से वैरायटी है। टॉफी की कंपनी देख लो, एल्बेनिले है, इक्लेयर्स है, कितनी वैरायटी देखने को मिलेगी आपको। कैंडीमैन है, नेस्ले की ऐसी टॉफी है, अरे कैडबरी की तो टॉफी है, कैडबरी की आई थिंक फूड प्रोडक्ट्स में तो कैडबरी नंबर 1 पे चल रहा है। डेयरी मिल्क कह लो, चॉकलेट्स में कितनी वैरायटीज है, ठीक है। फरेरो रोशर कह लो, ठीक है, कैडबरी की कह लो एंड बॉर्नविल, आई थिंक बॉर्नविल भी कैडबरी का रेट है, ये भी शायद
बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो फूड बेवरेज में प्रोडक्ट्स में कितनी कंपटीशन है कि आप एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी, इसी कारण से ट्रेडमार्क बनाया जाता है, उनको ट्रेडमार्क रिजर्व है। अब जैसे आपने बॉर्नविल की डार्क चॉकलेट खाई है, उसमें डार्क चॉकलेट फ्लेवर में एक्स्ट्रा कोको फ्लेवर आता है, जो कि उनकी रिजर्वेशन है, उनकी ट्रेडमार्क कि हमारी चॉकलेट आपको डार्क कोको फ्लेवर देगी। इसमें से ब्रू गोल्ड है, नेस्कैफे है, कॉफी के ब्रांड्स हैं अलग अलग तरह के, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मतलब जितने दिमाग में मेरे अभी आ रहे हैं नाम, मैं उतना को बता पाता हूं, वरना ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। फेविकोल है, फेविकोल आप समझ सकते हो, इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, अरे जो स्टिकिंग एडेसिव प्रोडक्ट्स में बनती है, वो जो स्टिकिंग के लिए यूज होते हैं। आपने फेविकोल के सुने ना, फेविकोल की फेविस्टिक है, फेविकोल को आप प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं उनको चिपकाने के लिए, फेविक्विक होती है जो प्रोडक्ट आइटम को जोड़ने के लिए यूज होती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी कि फेविकोल कंपनी उसमें है। एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट कंपनी पेंट्स की दुनिया में अपने आप को किंग मानते हैं कि एशियन पेंट सबसे पुराना है। या नैरो लैब जब घर की रानें बनानी हो, जब आग में सजाना हो, नैरो लैब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक स्लोगन दे रहा कि उनके इतना टाइम से मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग ब्रो, नैरो लैब अपनी गाड़ी लॉन्च करेंगे, कितना अलग लगेगा सुनने में। नैरो लैब और एशियन पेंट का ये गाड़ी का है, तो इस तरह से होता है। तो बेसिकली आप समझ के देखो भाई कि एक ट्रेडमार्क पूरे के पूरे ब्रांड की एक रेपुटेशन, ब्रांड का एक ट्रस्ट, ब्रांड की एक आइडेंटिटी बन जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है उसको। इतना ज्यादा रोल प्ले करता है एक ट्रेडमार्क, छोटा सा, इतना छोटा सा होता है ट्रेडमार्क, दिखता भी नहीं होगा वो, ध्यान से आप देखोगे ना प्रोडक्ट की बनता भी है, अच्छा ये है ट्रेडमार्क, लेकिन वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जरा सोच के देखो, कितना छोटा सा हमारा कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके आइडिया को, आपके लोगों को, आपके डिजाइन को, आपके कलर रेंज को, कि वो चाहकर भी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, कितना ही कोशिश कर ले नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगली रजिस्टर्ड है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली उसके कारण से उसको बेनिफिट प्लस पॉइंट मिला हुआ है, एंड वो जितनी चाहे उतनी मार्केटिंग कर सके, क्योंकि 10 साल के लिए वो रिजर्व है। सोच के देखो यार, आपका बेनिफिट है गाइस, अगर आप ट्रेडमार्क कर लेते हो 10 साल के लिए, आपके आइडिया आप मतलब ट्रेडमार्क आपके नाम हो गया, चाहे कलर वेरिएंट में हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कुछ भी हो, वो आपका रिजर्व है 10 साल के लिए। वो सेम तो कोई यूज करने जरा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो डालेगा, तो मतलब पास वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर तो बिल्कुल सेम तो यूज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल सेम यूज करेगा तो इश्यूज है ना। बेसिकली इस तरह से होता है, जैसे YouTube पे वीडियोस का कॉपीराइट का इश्यू होते हैं, कितने इश्यूज आते हैं, अगर आप देखते हो आप बोलोगे यार कॉपीराइट से होता क्या। कॉपीराइट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो कॉपीराइट आ जाए तो डेफिनेटली आपको रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ता है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक पे जो रील्स बनाते हैं उनमें कॉपीराइट का इश्यू बहुत ज्यादा चलता है, आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। तो यार एंड उससे अर्निंग के चांसेस थोड़े से कम ज्यादा हो जाते हैं बाबा। इसी तरह से ये कंटेंट क्रिएशन के आप अर्निंग करते हो, उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ता है, एंड इस तरह से प्रोसेस वर्कआउट होते हैं। सेम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भी होता है कि इसमें आपको एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, छोटा सा जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन है एक बार पे करना पड़ता है ताकि वो 10 साल के आपके नाम हो जाए। इस तरह से वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट के आई थिंक क्या होते हैं, डोमेन, वेबसाइट डोमेन रजिस्ट्रेशन भी इस तरह से वर्कआउट होता है। एंड गर्ल डोमेन नेम इतना महंगा बिकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। .com, .in, .org, ये जो डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है ना, ये एक किस्म का ट्रेडमार्क हो गया कि वेबसाइट का ट्रेडमार्क है। .com, .in, .org, ये जब रिजर्व हो जाए तो ये तो लंबे समय के लिए चलता है, ये भी 10 से 12 साल के लिए होता है। ये भी सेम 10 से 12 साल के लिए, उससे और एक्स्ट्रा चलना है, इनको सेम रिन्यू कराना पड़ता है। इनका प्रोसेस सेम है गाइस। वेबसाइट की अगर देखो facebook.com की फेसबुक का .com कोई और कितना ही ट्राई कर ले नहीं यूटिलाइज कर सकता। जैसे ऑफलाइन में ये ट्रेडमार्क की रिजर्वेशन होती है, ऑनलाइन ट्रेडमार्क रिजर्वेशन होती है ये वेबसाइट्स की, जो कि .com, .in, .org, इस तरह से अलग अलग वेरिएंट है। बहुत सारे XYZ, बहुत सारे आप जितने चाहे ढूंढते चल जाना। .co, .in भी है। तो ये डोमेन जो होते हैं इनकी रिजर्वेशन भी बेसिकली ट्रेडमार्क हो गया।
ये वेबसाइट का ट्रेडमार्क है, डोमेन नेम, जो आपको परचेज करना पड़ता है। वो लंबे समय के लिए अगर परचेज करना है, उसमें बहुत सारी चीजें परचेज करनी पड़ती है। एक बार अगर परचेज कर लिया तो आप इसको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हो ऑनलाइन वर्ल्ड में। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में तो गाइस आप इन चीजों का यूज करते हैं ना, आर का लोगो, ठीक है, एस का लोगो, आर सॉरी एस कह रहा, आर लोगो रिजर्व का एंड टीएम का ट्रेडमार्क लोगो। बट ऐसा भी होता है गाइस कि आप ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको वेरिएशन ऑफ लोगोस को यूज करना पड़ता है एंड उसमें ये डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है। उनके लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उनसे जाके वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। वहां से आप परचेज करोगे, उसके बाद आप उस लोगों की रिजर्वेशन, लोगो रिजर्वेशन बहुत कम से मिलेगा, लाइक चली गई, मैं क्या कर सकता है। तो उस तरह से आप लोगो रिजर्वेशन कर सकते हो। तो एक प्रोसेस वर्क लाइक दिस। तो आप ये समझ सकते हो कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस इस ढंग से वर्कआउट होता है कि आप उससे एक बेनिफिट ले सकते हो, प्लस पॉइंट ले सकते हो कि आप उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो एंड आपके सेफ्टी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी कि आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार मैं लोगो ट्रेडमार्क इतना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कितना ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कोई और सेम टू सेम ना यूज हो जाए, मतलब वेरिएशन रहे। ऐसा काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेटफॉर्म बैलेंस बन जाए कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी ना रह जाए, थोड़े से चेंजेस हो ताकि वो बिजनेस एक बैलेंस चलता रहे ना। ऐसा ना हो कि 60-40 का रेशियो चल जाए कि लोगो डिजाइन आपका है, सेम लोगो डिजाइन वो यूज करे एंड बेनिफिट उसमें ज्यादा हो रहा है। बेनिफिट दोनों को होना चाहिए कि आपको बेनिफिट है सेम, अगर आपको कोई लोगो थोड़ी वेरिएशन के साथ यूज करो उसका बेनिफिट हो। तो इसी कारण से ट्रेडमार्क का रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, इसे आउटसाइड कंट्रीज में भी लॉन्च किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये चीजें बनाई गई है ताकि हर चीज बैलेंस में चल सके एंड एक अंडरस्टैंडिंग हो बिजनेस के रिलेशंस एंड जो बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, ये बिजनेस रिलेशंस है विद कस्टमर एंड दी कंज्यूमर, वो बैलेंस में चलता रहे, वो ऐसा डामाडोल ना हो, एक बैलेंस चलता रहे, स्टेबलाइज हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये चीज मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनिक रीच को अप्रोच कर सके एंड जो भी बिजनेस है उनकी स्टेबलाइज सेल्स ला सके। जितनी ज्यादा स्टेबलाइज सेल्स होंगी उतने ही ज्यादा उनके चांसेस हैं उनकी ग्रो करने के पूरा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब ट्रेडमार्क रिजर्वेशन का क्यों सोचोगे? ट्रेडमार्क रिजर्वेशन का मतलब है कि आपको लंबे समय के लिए मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट है या ब्रांड इंटरेस्ट है, तब आप ट्रेडमार्क रिजर्वेशन के बारे में सोचते हो। अदरवाइज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए तो आई होप थिंक सो नॉर्मल से एसएम से भी काम चल जाता है कि जो भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है कि वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के मतलब उसके प्रोसेस से मतलब ये समझ सकते हो कि वो उसकी रिजर्वेशन नहीं है ट्रेडमार्क, मतलब उसे यूज कर सकते हो। बट वही बात है कि वो ट्रेडमार्क रिजर्व नहीं होगा, यूज तो कर लोगे बट वो रिजर्व नहीं है। जो चीजें रिजर्व नहीं है उनको तो आप यूज कर सकते हो, बट जो चीजें रिजर्व है अंडरग्राउंड ऑफ इंडिया उनकी यूटिलाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। इसी कारण से वेरिएशन को यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह से क्रिएटिव कॉमन राइट्स को लॉन्च किया गया था गाइस कि यार मतलब कंटेंट में भी यूनिकनेस लाओ ना, कुछ नया लाओ, अपना कुछ वेरिएट लाओ कि अगर सिमिलरिटी है भी तो थोड़ी सी हो ना, पूरी तरह से सिमिलर ना। इसी कारण से कंटेंट की दुनिया में भी कॉपीराइट का इशू है, क्रिएटिव राइट्स को फॉलो किया जाता है कि क्रिएटिविटी हो। सिर्फ लोगों में है कि क्रिएटिविटी लाओ ना, हमने तो रिजर्व कर लिया, आप कुछ नया क्रिएटिविटी उसमें डालो ताकि वो वेरिएट आए एंड फिर आप उसको सिंपल है। सो आई आपको समझ आ गया कि ट्रेडमार्क का अप्रोच लेकर एक ब्रांड और बिजनेस की आइडेंटिटी क्या और सिंबल बनने में सिंपल है। तो आई होप गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।